Hello friends, welcome back to my channel. Today we will read about nationalism in India part 3. And in last video we had learned about the Salt March and the civil disobedience movement. Before going ahead, let us talk about what is the civil disobedience movement. It is an active professed refusal to obey certain laws, demands or commands of a government or of an occupying international power. It means that जब हम किसी कॉलोनियल लॉ या किसी भी लॉ को ब्रेक करते हैं और इंटरनेशनल पावर मींस हम पावर को ऑक्यूपाई करते हैं वो लॉस को ब्रेक करके, उसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम कह सकते हैं. तो लाइक इन तो कंट्रास्ट विद इंडिया डैट जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कॉलोनियल लॉस को तोड़ने के लिए कहा और पीपल ने बहुत सारे लॉस तोड़े और पूर्ण स्वराज हासिल किया. और इट वॉज द ओनली मूवमेंट दैट लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज और पूर्ण इंडिपेंडेंस. Okay, this was a civil disobedience movement. Now next question that come to your mind is that कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों थी, कि उसमें ऐसा क्या था कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट बन गई लोगों के लिए. दैट नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस क्वेश्चन दैट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीपल्स पार्टिसिपेशन. People were asked to refuse cooperation to the British and to break colonial laws. The countrymen broke the salt law, peasants refused to pay revenue and chowkidari tax, village officials resigned from their job, forest people violated forest rules and laws. इसमें ये था कि लोगों को कहा गया कि आप कॉलोनियल लॉस को तोड़ो, और वैसा ही हुआ कि जो कंट्री मैन थे उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू. पेजेंट्स जो थे हमारे इंडिया के उन्होंने रेवेन्यू पे करने के लिए मना कर दिया और चौकीदारी टैक्स को भी मना कर दिया कि हम ये चौकीदारी टैक्स और रेवेन्यू नहीं भरेंगे. विलेज ऑफिशियल रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स. जो हमारे ऑफिशियल्स थे विलेज के वो उन्होंने भी जॉब्स को था जो रिज़ाइन कर दिया. और फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट रूल्स एंड लॉज. जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने भी वायलेट कर दिया कि जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गुडेम हिल रिबेल, वहाँ पे क्या था, लोगों को फॉरेस्ट सेंटर नहीं करने दिया जाता था और कहा जाता कि आप रोड कंस्ट्रक्ट करो without any payment. This was called begar and the people were not accepted to do this. So when the civil disobedience movement started, they entered the forest and violated forest rules and laws. तो जब अगर पीपल इतने सारे लॉज जो हैं वो तो ब्रोक कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा. दैट कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड. वायलेंस erupted in Peshawar when Abdul Ghaffar Khan was arrested. In Sholapur, workers attacked British offices when Gandhi was arrested. Peaceful satyagrahis were attacked. Women and citizens were beaten and about 1 lakh people were arrested. So it is not very much according if we look CBSE paper. So main contribution of civil disobedience movement is very important कि किन किन लोगों का contribution था civil disobedience movement में. Civil disobedience movement was the first struggle. It is very important for 1 mark to win पूर्ण स्वराज और complete independence. कि ये एक ही ऐसी मूवमेंट है जिसमें हमें पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली. इट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट सत्याग्रह. गांधी जी चाहते थे कि ये मूवमेंट नॉन वायलेंट सत्याग्रह की हो, क्योंकि हमने पहले लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है कि गांधी जी जो चाहते थे कि सत्याग्रही को ऐसा होना चाहिए कि वो विदाउट एनी वायलेंस दे अचीव देयर गोल. सो स्पेशल ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द सत्याग्राहीज. तो ये गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस एक मूवमेंट चलाई जो वो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि गांधीयन आइडियाज वर वाइडली फॉलोड. और वाइडली फॉलोड हुआ गांधी जी का ये आइडिया नॉन वायलेंस सत्याग्रह का.
वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन दिस मूवमेंट, कि वुमेन्स ने जो थे इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की। और ये आपको क्वेश्चन भी बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन की पार्टिसिपेशन क्या थी, दैट हाउ डिड लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकम एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है और इसके टू टाइप्स बन सकते हैं, कि एक तो मैंने अभी बताया, और इवेलुएट द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो आप ये आंसर लिखोगे, ड्यूरिंग गांधी सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर होम्स टू लिसन टू द गांधी जी। तो इसका आंसर आपको अब मिलेगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। Women participated in protest marches, manufactured salt, picked foreign clothes and liquor shops. They began to see service to the nation as a scared duty. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें फर्स्ट अगर क्वेश्चन आता है इवेलुएट द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आप लिखोगे ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर होम्स टू लिसन टू हिम. They participated in the protest marches, manufactured salt and picked foreign clothes and liquor shops. Many went to jail in urban areas. They considered service to their nation as a scared duty of the women. तो वो उनको ये लगता था कि ये इनकी ड्यूटी है नेशन के लिए, तो वो अपनी ड्यूटी समझकर प्रोटेस्ट में, मार्चेस में, मैन्युफैक्चर स्टॉक करती थी, पिक्टेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप्स, बायकॉटेड फॉरेन क्लोथ्स, तो अपनी प्रेजेंस ये ऐसे देती थी. तो never got a good response from the Congress, as Gandhi ji was convinced that it was a duty of the women to look after the home, and Congress was keen only on the symbolic presence. और हमारे इंडिया में कई लोग उस पुराने ज़माने की सोच थी कि औरतें सिर्फ घर के काम के लिए हैं, उन्हें पहले ज़माने में पढ़ने भी नहीं जाने देता, उनको कम समझा जाता था. तो गांधी जी ने भी धीरे धीरे ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि ओनली वुमेन आर मेड फॉर द home. So the Congress was keen only on their symbolic presence, और कांग्रेस चाहती थी सिर्फ उनकी symbolic presence ही हो. तो it is very important for 3 marks. Now जो social groups थे civil disobedience movement के, उनकी कैसे participation थी, तो it is very important for 5 marks. तो अगर आपको 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है तो आप 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखना और हेडिंग्स बना के लिखना, कि जैसे रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स, business class and industrial workers. Rich peasants. अब rich peasants की कैसे थी? Depression and fall in prices affected them badly. They demanded reduction in land revenue. Swaraj meant reduction of taxes for them. रिच पेजेंट्स ने इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कि उनको जैसे डिप्रेशन आया हुआ था उस समय, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो उस वजह से वो चाहते थे कि उनका जो लैंड रेवेन्यू है वो कम हो जाए, और स्वराज सिर्फ उनके लिए ये था कि उनका रिडक्शन ऑफ टैक्सेस हो जाए. दैट्स ऑल, कि बस उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू चाहिए और टैक्सेस पर रिडक्शन चाहिए. तो इट वाज अ रिच पेजेंट्स. नाउ मूविंग टू पुअर पेजेंट्स. अब जो पुअर पेजेंट्स थे, दे वांटेड अनपेड रेंट टू बी रिमिटेड, जॉइंट रेडिकल मूवमेंट लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट. इट मीन्स डिप्रेशन अफेक्टेड देम बैडली. अब डिप्रेशन आया था, रिच पेजेंट्स भी जो थे उनको भी इफेक्ट कर रहा है, तो पुअर्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा. दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेंट. स्वराज मीन रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर देम. दैट इट मीन्स दैट सिर्फ रिडक्शन इन रेंट. अब जो रिच पेजेंट्स थे वो पुअर पेजेंट्स पर अपने, उनको भी जैसे अब रिच पेजेंट्स हैं, उन्होंने अपने ब्रिटिशर्स को अपने टैक्सेस पे करने हैं, तो वो किसके ऊपर फोर्स करेंगे? वो फोर्स करेंगे पुअर पेसेंट्स के ऊपर. तो अगर पुअर पेसेंट इतना डिप्रेशन है तो वो कहाँ से पे करेंगे? तो वो चाहते थे सिर्फ रिडक्शन ऑफ रेंट ही उनकी हो जाए. तो अब अपनी हमारी अगली है बिजनेस क्लास. They demanded protection against the import of foreign goods. They wanted a rupee sterling exchange rate that would discourage import.
It means that जो prominent industries like Purushottam Das, GD Birla formed FICCI. They wanted protection against imports of foreign goods and rupee sterling exchange ratio and refused to sell imported goods. तो बिजनेस क्लास की इस तरह से पार्टिसिपेशन थी कि जो पुरुषोत्तम दास थे और जीडी बिरला ने उन्होंने FICCI फॉर्म की। जो FICCI की फुल फॉर्म है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। सो it is they also formed Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, very important। ये 2019 के सेट 1 का 1 मार्क्स का 5th क्वेश्चन था, very important। So next, moving to industrial workers, they were poorly paid, conditions of work were miserable। Swaraj meant better wages and working conditions for them। Railway workers and dockyard workers conducted strike। Worker in the mines wore Gandhi caps and took part in rallies। क्या था? दे वर पोअरली पेड। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनके मालिक उनको कम से कम वेजेस देते थे, और जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऊपर से आप इतने घंटे काम करवा रहे थे वो इंडस्ट्रियल वर्कर, और वेजेस भी इतनी नहीं दे रहे थे जितना उनका काम हुआ था। सो वर्कर्स ने क्या की, वहाँ पे स्ट्राइक कर दी, और वर्कर्स इन द माइंस वो गांधी कैप्स, जो गांधी कैप्स थी वो डाल ली फ्रीडम की, एंड टुक पार्ट इन द रैली। जो रैलीज कंडक्ट हो रही थी पूरे इंडिया में उसमें अपना हिस्सा लिया। मतलब वर्कर्स इन द माइंस वो गांधी कैप्स एंड टुक पार्ट एंड दे participate in the rallies। So this was a social group participated in the civil disobedience movement। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है गांधी इरविन पैक्ट। जो गांधी इरविन पैक्ट था वो क्या था कि गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5th मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट, 5th मार्च ओनली यू कैन रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन। पहली जो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जो हमारे देश में गोवेक साइमन हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि जो पहली हमारी टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इससे इंडियंस को बहुत दुख लगा था और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसी वजह से उनकी सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एंड सेसेशन द मूवमेंट एंड द रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स बाय द गवर्नमेंट। और उसमें ये गांधी जी ने डिमांड की कि जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको गवर्नमेंट छोड़ दिया जाए। द साइनिंग ऑफ दिस पैक्ट रिफ्लेक्टेड द एक्सेप्टेंस बाय द British that Congress cooperation was essential to maintain peace in the India। तो ये था कि गांधी जी जो थे उन्होंने कहा कि आप हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, और इरविन लॉर्ड जो इरविन था तो उसने ये साइन कर दिया कि मैं छोड़ दूंगा सबको। तो इस पैक्ट रिफ्लेक्टेड द एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्रिटिश डेट कांग्रेस कॉर्पोरेशन, कि अब वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो कांग्रेस की जो कॉर्पोरेशन थी वॉज एसेंशियल टू मेंटेन पीस इन द इंडिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद अब हमारा आता है मेन लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसके लिमिटेशंस क्या थे, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिमिटेशंस थी, Dalit did not participate in the civil disobedience movement because Congress did not give importance to their demand। दलित्स जो थे उनको पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस उनकी डिमांड ही नहीं सुनती थी, उनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं थी कोई, इसलिए दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैनी मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, दे थॉट that the Congress was moving close to the Hindu Mahasabha। और जो मुस्लिम्स थे
उनको ये लग रहा था कि जो हिंदू महासभा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है और मुस्लिम्स को डिक्लाइन किया जा रहा है, उनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है, तो मुस्लिम्स ने भी नहीं पार्टिसिपेट किया। कम्युनल रॉयट्स ऑकर इन मैनी प्लेसेस, डिसयूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स स्टार्टेड। हिंदूज एंड मुस्लिम्स में डिसयूनिटी होने लगी, इनके झगड़े होने लगे। इनका जो झगड़े का जो कारण था वो ये था कि जो हिंदूज थे वो चाहते थे कि हिंदूज की तरफ से जवाहरलाल नेहरू हमारे जो थे वो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और जो मुस्लिम्स का था वो मुस्लिम चाहते कि हमारे लीडर कोई बने, मतलब मीन्स उनकी कम्युनिटी में से बने, और हिंदू चाहते थे कि उनकी कम्युनिटी में से कोई प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया का। तो इस वजह से उनके रियॉट्स होने लग गए और आखिर में मुस्लिम्स ने कहा कि हमें हमारा सेपरेट देश चाहिए, जो कि अब है पाकिस्तान। तो इट वाज अ रियॉट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इंडस्ट्रियल वर्कर पार्टिसिपेशन वाज मिनिमम, कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। Civil disobedience is very important for 3 marks, that what were the limitations of the civil disobedience movement. So if you write these 4 points well and good, and this is very important that limitations क्या थी उनकी, और ये बताओ जी आपके पार्टिसिपेशन किस किस की थी, आपको होगी वुमेन की थी, रिच पेजेंट्स की थी, पुअर पेजेंट्स की। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी इरविन पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज पूना पैक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी हमारे लॉर्ड इरविन और गांधी जी की, तो जो गांधी जी थे वो फास्ट ऑन टू डेथ पर बैठ गए थे। उनकी ये था, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये डिमांड रख दी थी कि वी नीड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, क्योंकि जो हिंदू महासभा थी या कांग्रेस थी, उनकी जो डिमांड थी या इम्पोर्टेंस थी, जो वो डिमांड कर रहे थे वो नहीं थी इम्पोर्टेंस उनकी डिमांड की। तो उन्होंने कहा कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और गांधी जी ने कहा कि अगर सभी लोग ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे तो हमारा देश तो बिखर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते, पर हम आपको रिजर्व सीट्स दे सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इन सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 क्या देता है? इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास, later to be known as scheduled caste, reserved seats in provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electorate, कि वो they were to be voted in the जनरल इलेक्टोरेट, कि वो जनरल इलेक्टोरेट में वोट किए जाएंगे, पर उनको रिजर्व सीट्स दे दी थी। दैट अब इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट considered Ambedkar's demand, Gandhi ji began a fast unto death. He believed that separate electorate for Dalit would slow down the process of their integration into the society. So, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, what was the Pune Pact and what was the demand of Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar? So you will write this down. It is very important for 3 marks. Now only there are two main important questions left, and these are very important questions that there is a chance that they are coming in every 3 years of the CBSE paper, and in 2019 it has come. So it is the last 2 pages of your NCERT book. तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपको मैं दे रही हूँ। तो आप अगर आप आंसर और क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। The question rises that how had a variety of cultural processes developed a sense of collective belonging in India during 19th century? Explain with the example. और इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, nationalism spreads when people begin to believe that they all are the part of the same nation. Support the statement.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये हॉर्स भी बन के आ सकते हैं, जैसे आपकी कोई बुक की लाइन उठा लें और कहेंगे कि सपोर्ट द स्टेटमेंट, तो आपको ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आने बहुत ज़रूरी हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट्स आंसर। दैट it means that people began to believe that they were all parts of the same nation and discovered some unity which bound them together। अब आप देखो कि अगर हमारे देश में ऐसे नेशनलिज्म के हालात हुए हैं, लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि वहाँ पे कुछ यूनिटी के लिए लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग आप लिखोगे, इट इज़ मेन कल्चरल प्रोसेसेस। अब लोगों को अपने कल्चर के साथ जोड़ेंगे लोग। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने कल्चर से लोगों को जोड़ा, जैसे फिगर्स और इमेजेस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल could identify the nation devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism। अगर आप अपनी एनसीईआरटी का बुक देखोगे, वहाँ पे भारत माता की इमेज बनी हुई है, तो डैट वाज अ कल्चरल इमेज। लोगों को लगा, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो हमारे नेशनलिज्म में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सोचा कि जो फिगर और इमेजेस थी वो लोगों को यूनाइट कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई देयर नेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, इट वाज विद द ग्रोथ ऑफ nationalism that the identity of India was associated with the image of भारत माता। और सबसे पहली इमेज जो थी, जो हमारे इंडिया में बनी, वो थी भारत माता की इमेज। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु क्रिएटेड भारत माता इमेज। इट वाज द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हु क्रिएटेड द भारत माता image। So he had wrote Vande Mataram in his novel Anand Math। It is very important that he also created Bharat Mata image and he wrote Vande Mataram in his novel Anand Math। The Rabindranath Tagore painted the famous image Bharat Mata। He was moved by the Swadeshi movement। सेकेंड इमेज जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, पर फर्स्ट इमेज हु क्रिएटेड फर्स्ट इमेज वाज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ही वाज मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज shown as the ascetic figure। She is calm, composed, divine and spiritual। जो भारत माता की जो फिगर बनाया गया था, इट वाज calm, composed, divine and spiritual। तो ये आपको आ सकता है कि भारत माता की इमेज के बारे में आप कुछ बताइए, या राइट अबाउट द इमेज ऑफ द भारत माता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट। तो इसके टोटल 4 पॉइंट्स बनेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक figure। She is calm, composed, divine and spiritual। In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many forms as it is circulated in popular prints and was printed by different artists। और बाद में इसको different artists के द्वारा भी बनाया गया। So devotion of this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism। तो जो भारत माता की फ़ोटो थी, उसको एविडेंस माना गया नेशनलिज्म का। तो नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे ये आएंगे, इंडियन फ्लोकलोर। यहाँ पे हेडिंग देना, फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो इसकी एक हेडिंग बनेगी इंडियन फ्लोकलोर। तो यहाँ से बनेगा इसका पॉइंट फर्स्ट ये, आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डिवेल्प थ्रू अ मूवमेंट टू रुइन इंडियन फ्लोकलोर। फ्लोकलोर्स कैसे होते हैं कि जो जैसे हमारे
फोक डांसेस होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, जो हमारे पुराने ज़माने के सॉन्ग्स होते हैं, हमारे कल्चरल के रिलेटेड होते हैं, तो डैट आर कॉल्ड फ्लोकलोर्स। तो फ्लॉक टेल्स और फ्लॉक टेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। फ्लॉक टेल्स वर सung by bards in the villages to give a true picture of traditional culture। जो बार्ड्स थे उनको गाने वाले थे फ्लॉक टेल्स को, उनको दे शो द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द इंडिया। वो ट्रेडिशनल कल्चर शो करते थे विच वॉज corrupted एंड डैमेज बाई आउटसाइड फोर्सेज। जो पहले जो हमारे जब ब्रिटिशर्स आए थे वो क्या करेंगे अपना रूल एस्टेब्लिश करने के, हमारे ट्रेडिशनल हमारे कल्चर को ख़त्म करेंगे। पर जब जब ये नेशनलिज्म आई कि पहले भारत माता की इमेज फॉर्म हुई, फिर से ये फ्लोकलोर्स स्टार्ट हो गए बनने। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स टू रिवाइव द फोक कल्चर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपने जो हमारी नर्सरी राइम्स थी, मिथ्स थी, फ्लोक कल्चर के रिलेटेड फोक सॉन्ग थे, उनको दोबारा से कलेक्ट करना शुरू किया। तो नेक्स्ट पॉइंट, इन मद्रास नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India। It is very important कि आपको आ सकता है who published 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India। It was Natesa Shastri। It is very important कि 4-volume collection of Tamil folk tales, जो तमिल की folk tales थी वो नटेशा शास्त्री ने पब्लिश की थी। ये तो हमारा हो गया सेकंड पॉइंट कि इंडियन फ्लोकलोर्स थे। थर्ड हेडिंग बनी थी हमारी आइकॉन्स एंड सिंबल्स, मीन्स फ्लैग्स बनाने हुए। दैट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ 3 कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन्ड। स्वदेशी मूवमेंट जब हुई थी बंगाल में तब अ ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जिसके कलर थे रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन्ड एंड this was a flag। Now it had 8 lotus। It has main features which have to be known very carefully, that it had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims। ये फ्लैग की जो बंगाल में फॉर्म हुआ था तो ये उसके फीचर्स हैं। तो ये आपको 1 मार्क में आ सकते हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द बंगाली फ्लैग विच वाज डिजाइन्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट एंड बाय 1921 महात्मा गांधी डिजाइन द स्वराज फ्लैग। ये स्वराज फ्लैग था, महात्मा गांधी था। ये महात्मा गांधी का स्वराज फ्लैग था जो 1921 में डिज़ाइन हुआ। इट वॉज ऑल्सो गेन अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन वाइट। तो आपको ये डिफरेंस आ सकता है, व्हाट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैग डिजाइन बाय महात्मा गांधी एंड डिजाइन द फ्लैग डिजाइन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो it was again a 3 color red green white flag and had a spinning wheel। You can see in this picture spinning wheel in the center representing Gandhian ideal of self-help। Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance। इसका मतलब ये है कि लोग अब इसको उठाना शुरू कर दिया कि अब तो हम पूरी अपनी नेशनलिज्म में अपनी पूरी फ्रीडम लेकर ही रहेंगे। तो आखिरी जो हमारा वो है लास्ट पॉइंट, दैट इज री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हमारी जो हिस्ट्री है उसको दोहराना शुरू कर दिया कि जैसे हम अब जैसे हमारे इंडिया में इस दौरान हम अपने ज़्यादा फॉरेन ब्रांड्स को मानते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारी सरकार जो है वो हमें
री इंटरप्रेट ऑफ हिस्ट्री कर रही है कि हम तो इंडियंस हैं, हम तो अपने देसी घरेलू तरीक़ों पर विश्वास करते हैं और हम आज फॉरेन गुड्स के ऊपर जा रहे हैं। तो वैसे ही उस टाइम पर क्या हुआ कि द ब्रिटिश सॉ इंडियन एज बैकवर्ड, प्रीमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि इंडियंस तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दे आर बैकवर्ड, प्रीमिटिव, इनकैपेबल ऑफ, कि वो गवर्नमेंट अपने मतलब पूरे देश को नहीं चला सकते अगर उन्होंने गवर्नमेंट बना भी ली। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट, कि लोगों ने, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने हमारी जो हिस्ट्री है उसको देखना शुरू कर दिया कि हमारे इंडिया की अचीवमेंट्स क्या क्या रही हिस्ट्री में। तो द इंडियंस रोट अबाउट ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एशियंट इंडिया इन आर्ट्स एंड आर्किटेक्ट, साइंस एंड मैथ्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी एक्सेट्रा। दिस ग्लोरियस टाइम was followed by a history this time was followed by the history of decline when India was colonized। इसका मतलब ये था कि जो अब हमारी हिस्ट्री इंटरप्रेट होनी शुरू हो गई, तो जैसे उन्होंने लोगों ने कहा कि हमारे जी चाणक्य हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, दे वर द ग्रेट लीडर्स। महाराजा रंजीत सिंह जी हुए हैं पंजाब में, तो दे वर द ग्रेट लीडर्स that govern their governments was so good, and you are claiming us that we are not capable of governing. So this was the time that when people have sense of collective belonging in them, so it was important that reinterpretation of history is very very important point. So this question comes for a 5 marks in your CBSE exam paper. So prepare this chapter very carefully, that there are lots of 1 mark question in this chapter. So in next video we will learn about map of this chapter. So to learn the this chapter maps, do watch my next video. Thank you.